ये स्टूडेंट का बोलना है कि अब सीएस कोर्स यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ कोर्स हो जाएगा, जस्ट बिकॉज अभी जो एग्जीक्यूटिव में जो 7 सब्जेक्ट है उसमें एक भी एमसीक्यू नहीं होगा, सारा का सारा 7 डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके लिए सीएस टफ हो जाएगा यूपीएससी से, जो सुन के मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। इसके लिए नहीं क्योंकि कंपैरिजन की बात है, मतलब मैंने देखा था सीए के साथ कंपैरिजन होता है, सीएमए के साथ कंपैरिजन होता है, बट मैं सरप्राइज था कि इतना बड़ा कौन सा चेंज हो गया जिसके वजह से किसी को लग रहा है कि यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ सीएस कोर्स है। और सबसे पहली बात, एमसीक्यू अभी तक गया नहीं है। आपने मैक्सिमम वीडियोस में देखा कि एमसीक्यू अब निकाल दिया गया है। मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बताऊंगा आईसीएसआई का, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का एमसीक्यू अभी भी है। न्यू सिलेबस ऑफ आईसीएसआई। तो आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएसआई के 2023 वाले जो नया सिलेबस है उसके बारे में। और ये सिलेबस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मेजर चेंजेस है, मतलब अभी जो सिलेबस है उसमें और जो न्यू सिलेबस है उसमें कौन से चेंजेस है वो हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4-5 पॉइंट्स है बच्चों के जिनकी वजह से उनको काफ़ी कन्फ्यूजन है, डर लग रहा है कि स्कोप कम हो जाएगा, सीएस का वैल्यू नहीं होगा, टैक्स निकल चुका है। तो वैसे और भी 4-5 पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसका और पर्पस क्या है। उसके बाद एंड में मैं अपने सजेशंस बताऊंगा जो मैं आईसीएसआई को भी लिखने वाला हूँ। 10 अगस्त लास्ट डेट है सजेशंस का, तो मैं भी अपने सजेशन सबमिट करने वाला हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने के बाद, अगर आपने अभी तक सजेशंस नहीं दिए तो आप भी जाके आपके सजेशंस दो। और जब से ये न्यू सिलेबस आया तभी से बहुत कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स पैनिक मोड में है कि अब क्या होगा, हम कैसे स्विच करेंगे न्यू सिलेबस में, इसमें ये कम है, इसमें ये डिसएडवांटेजेस है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिथ है। तो आज मैं पूरा क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा ये न्यू सिलेबस, और मेरे अकॉर्डिंग जो जो इसमें इंप्रूवमेंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि न्यू सिलेबस लाना पड़ा, मतलब क्या चेंज हो गया सीएस के स्कोप में कि नए सिलेबस की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये एक रूटीन एक्टिविटी है जो हर 5 साल पे होता है। जब मेरा एग्जाम था सीएस प्रोफेशनल का दिसंबर 2019 टर्म में, वही ईयर में 2019 में ही जून 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस का, जो अभी आप लिख रहे हो। तो मेरे टाइम भी नया सिलेबस आया था। अगर आपने एमसीए या फिर सेबी का वेबसाइट देखा होगा तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सर्कुलर आते हैं, कुछ एग्जाम्शन आते हैं, कुछ नए रिक्वायरमेंट्स आते हैं। तो रोज लॉ चेंज होता है, कुछ ना कुछ नया चेंजेस उसमें आता है, अमेंडमेंट आता है। तो उसको अलाइन करने के लिए सिलेबस भी हर 5 साल में एक बार चेंज होता है। और ये वीडियो में आपको मैं एकदम ऑनेस्ट और अनबायस्ड ओपिनियन बताऊंगा मेरा ये न्यू सिलेबस के ऊपर, क्योंकि एग्जैक्टली 2 साल पहले मैंने भी अपना एग्जाम दिया था। मैं भी स्टूडेंट था 2 साल पहले, और अब 2 साल बाद मैंने 2-3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो मुझे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि ऐसे स्टूडेंट क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर न्यू सिलेबस आता है तो। एंड एट द सेम टाइम जब भी आप जॉब के लिए या ट्रेनिंग के लिए जाओगे आपके एग्जाम कंप्लीट करके, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं बेस्ड ऑन जो आपने एकेडमिकली पढ़ा है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ऐड हो सकता है। तो मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, ऐसे स्टूडेंट क्या होता है वो, और एट द सेम टाइम एज एन एम्प्लॉय और एज ए ट्रेनी क्या होता है वो। 2-3 दिन पहले मुझे ये मेल आया जिसको देख के मैं काफ़ी सरप्राइज था। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हॉलीडे है तो आज तुरंत मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये मेल देख के मुझे समझा कि कितना कन्फ्यूजन है मार्केट में। तो मैं आपको क्विकली जो क्रक्स है ये मेल का वो पढ़ के बता देता हूँ। ये स्टूडेंट ने लिखा है, हेलो दक्षा भैया। तो मेरा नाम दक्ष है, दक्षा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेल है वो। और यहाँ पे इसने अपना नाम बताया और कौन से सिटी से वो बताया। तो ये स्टूडेंट है एग्जीक्यूटिव में, इनका एग्जाम है दिसंबर में। इसने 2 यूट्यूबर के वीडियो देखे और इसका ओपिनियन है ऐसा वीडियो देखने के बाद कि सीएस का स्कोप कम होगा टैक्स के फील्ड में, क्योंकि अब टैक्स सब्जेक्ट निकल चुका है प्रोफेशनल में से। और दूसरा इनका है कि यूपीएससी से भी हार्ड हो जाएगा सीएस का एग्जाम्स, क्योंकि एमसीक्यू इसमें नहीं है। तो ये क्रक्स है ये मेल का, आप पूरा मेल यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट मैं आज के वीडियो में एड्रेस करूंगा। इसके साथ साथ जो और भी मेन जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको की चेंजेस बताऊंगा, मतलब जो अभी वाला सिलेबस है उसके कंपेरिजन में क्या क्या चेंजेस है एग्जीक्यूटिव में हम पहले देखेंगे, फिर प्रोफेशनल में। तो एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में जो सबसे पहला और मेजर चेंज है वो ये है कि अब 7 सब्जेक्ट है आपके एग्जीक्यूटिव में। अभी 8 होते थे, अब वापस हो जाएंगे 7। तो जब मैं एग्जीक्यूटिव में था तब 7 ही थे, बट इन्होंने 8 सब्जेक्ट्स कर दिए थे बाद में, और अभी वापस 7 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इसका रीजन जो आईसीएसआई ने खुद दिया है अपने डॉक्यूमेंट में, वो इन्होंने ये बताया कि इनको डुप्लीकेशन और रिपीटेशन अवॉइड करना है, जो बहुत सही किया है इन्होंने। क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया था कि कुछ कुछ जो टॉपिक होता है वो 2-3 सब्जेक्ट में रिपीट होता है, या फिर एक ही मॉड्यूल के अंदर 2-3 चैप्टर में वो बार बार आते हैं।
तो अब 8 में से 7 सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है उसको इन्होंने मर्ज कर दिया है, तो अब अकाउंट्स और एफएम एक सब्जेक्ट में आ गया है। तो मेरे हिसाब से ये सही मूव है। अब जो थर्ड चेंज है और जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है वो है कि एमसीक्यू निकल चुका है अब। तो एमसीक्यू लोगों को लग रहा है कि पूरा इन्होंने निकाल दिया है। तो पहले टैक्स, अकाउंट्स और एफएम होता था एमसीक्यू मोड में, अब ये 3 सब्जेक्ट जो है वो एमसीक्यू से निकल चुके हैं और अभी आपके जो 7 के 7 सब्जेक्ट्स है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में हो गए। तो अब मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ, मैंने इसके रिगार्डिंग आईसीएसआई का जो वेबिनार भी हुआ था वो भी दिखा था पूरा, जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, और मैं आपको अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ ये वीडियो में, इसके लिए मैंने पूरा वेबिनार देखा था। मुझे जानना था कि इंस्टीट्यूट का मोटिव क्या है ये सारे चेंजेस के लिए। तो अब मुझे इसमें और भी ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी मिला है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आप सोचोगे कि 3 एमसीक्यू सब्जेक्ट निकल गए और हमको अभी उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, सम सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है। बट मैं आपको एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ, अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो मुझे भी लगता कि ये सही नहीं हुआ है। बट मैं 2 साल अब काम कर चुका हूँ कॉर्पोरेट्स में, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि क्या होता है। आपने भी पढ़ा होगा कि कंपनी सेक्रेटरी को साइन करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो कंपनी सेक्रेटरी को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आना चाहिए, अकाउंट्स बनाने, ऑडिट करने आना चाहिए, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जहाँ पे आप साइन कर रहे हो वो है क्या डॉक्यूमेंट। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत बड़े। कभी भी आप कोई भी लिस्टेड कंपनी के बीएसई के फाइलिंग्स देख लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं। और अब तक क्या हो रहा था कि आप एमसीक्यू मोड में ABCD टिक करके आ जाते थे, बट आपको पता ही नहीं था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे। मेरे खुद के साथ भी यही हुआ है, ऑल्दो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं किया है, बट मैंने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो कंपनी में मैंने काम किया है वो मैंने देखा है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट अगर आप सम सॉल्व कर लोगे या फिर कोई स्टेज में उसके बारे में पढ़ाई कर लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। और जब आप साइन करोगे वहाँ पे, तो आपका साइन जाएगा तो उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। तो आप साइन करने से पहले आप एक बार बेसिक चेक कर पाओगे कि ये अकाउंट्स में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली चेक कर पाओगे। मेरा खुद का अकाउंट्स काफ़ी वीक है, थियरी सब्जेक्ट्स जो है मेरे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्यू या एमसीक्यू मोड में चाहिए था, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ लॉन्ग टर्म में यू विल थैंक आईसीएसआई कि अच्छा हुआ तब हमने एक बार अकाउंट सॉल्व कर लिया था। तो एटलीस्ट आज हमको पता है कि जिस पे हम साइन कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने कैसे और उसके नंबर्स आए कहाँ पे से है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि एमसीक्यू पूरी तरीके से हटानी है। इनफैक्ट साथ के साथ जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आईसीएसआई का, आईसीएसआई के वेबसाइट पे भी है। इन्होंने क्लियरली लिखा है 20%, मतलब हर सब्जेक्ट में जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। तो टोटल 140 मार्क्स का एमसीक्यू है, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का एमसीक्यू अभी भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से पूरा एमसीक्यू निकाल दिया है। अब नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में ये बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उसका नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि अब इसमें हमको एनसीएलटी का पिटीशन बनाना पड़ेगा, फिर एनसीएलटी के पहले अपीयरेंस कैसे करते हैं वो सारा प्रैक्टिस उनको ऐसा लग रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये वो प्रैक्टिस नहीं है। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस मतलब जो आप एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करोगे, जो आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करोगे, जो आप कमिटी मीटिंग्स कंडक्ट करोगे, तो वो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है। तो प्रैक्टिस का मतलब ये है, क्योंकि एजीएम, बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग ये थियरी नहीं होता, ये आपको प्रैक्टिकली कंडक्ट करना पड़ता है। इसके लिए आपको एजेंडा, मिनट्स और नोटिस और नोट्स टू एजेंडा ड्राफ्ट करना होता है। फिर इसके आगे पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे बोर्ड मीटिंग, कैसे कमिटी मीटिंग कंडक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ये उसका प्रैक्टिस है कि कैसे आपको मीटिंग्स कंडक्ट करना है और जो भी दूसरे कॉर्पोरेट इवेंट्स है वो आपको कैसे कंडक्ट करना है, वो वाला प्रैक्टिस है ये। जो आप दूसरा प्रैक्टिस समझ रहे हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वाला प्रैक्टिस, ये मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिस नहीं है। इसमें आपको एनसीएलटी वगैरह का नहीं आएगा, आपको कंपनी लॉ का ही आएगा, बट इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा, वो होगा इसमें। अब आते हैं सीएस प्रोफेशनल में जो चेंजेस है उसके ऊपर। तो इसमें जो सबसे पहला चेंज मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि अब 7 सब्जेक्ट्स है इंस्टेड ऑफ 9। तो मैंने जब भी दिया था, इनफैक्ट अभी जो सिलेबस है वही मैंने भी दिया था, जो आप पढ़ रहे हो वही मैंने भी पढ़ा था। तो अभी 9 सब्जेक्ट्स है, बट अब 7 हो जाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट निकल चुके हैं। सबसे पहला तो टैक्स के बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करूंगा, और सेकंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। और सेकंड बड़ा चेंज है कि अब 2 ही ग्रुप है प्रोफेशनल में। तो ये मेरे हिसाब से इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन किया है कि एग्जीक्यूटिव में भी 2 ग्रुप और प्रोफेशनल में भी 2 ग्रुप। अभी 3 ग्रुप है, बट अब न्यू सिलेबस में वापस से 2 ग्रुप हो जाएंगे। तो अब थर्ड चेंज पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, वो है कि टैक्स सब्जेक्ट अब निकल चुका है आपके सिलेबस में से। ऐसा सब बोल रहा है, बट अभी भी टैक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। तो अगर किसी को टैक्स फील्ड में आगे जाके काम करना है तो वो ऑप्शनल में टैक्स ले सकता है।
अब इस पे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो स्कोप है सीएस का वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम जीएसटी के फील्ड में भी काम कर सकते थे, बट अगर हमारा सब्जेक्ट निकल जाएगा प्रोफेशनल में से जीएसटी का, तो वहाँ पे हमारा स्कोप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे और हमारा जो स्कोप है ऐसे कंपनी सेक्रेटरी वो कम हो जाएगा। तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से जो प्रैक्टिकल चीज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता नहीं होगा शायद से, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, बट जब भी आप भी कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, ट्रेनिंग और जॉब के लिए जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जो टैक्स के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड काम होता है वो 70 to 80% करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10-20% करता है सीएमए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होता है वो, और कंपनी सेक्रेटरी के पास 5 to 10% होता है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक बिग फोर में भी काम कर चुका हूँ, तो जब मैं बिग फोर में था तब मैंने कस्टम्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये तीनों पे काम किया था। तो तब मैंने देखा था कि जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं जिनका एक्सपर्टाइज होता है टैक्स में, वो मोस्टली बिग फोर में होते हैं और कुछ कुछ प्रैक्टिस में होते हैं, जो कंपनी सेक्ट के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस होती है उसके साथ साथ टैक्स का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इतना जो मेरा करियर है पूरा 2 साल का, इट्स अ वेरी शॉर्ट करियर आई नो, बट मैंने हार्डली किसी को देखा है जो कंपनी सेक्रेटरी है और सिर्फ टैक्स के फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे प्रोफेशनल से जो सीएस होके टैक्स का काम कर रहा है वो मैंने सिर्फ ईवाई में देखा था, जो मेरा बिग फोर में एक्सपीरियंस था। तब मेरे टीम में थे ऐसे लोग जो कंपनी सेक्रेटरी थे, इंक्लूडिंग मी, बट मैं काम करता था कस्टम्स का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ये सारे काम मैंने किए हैं जब मैं ईवाई में था तब। तो इसके वजह से ये आप बोल सकते हो कि बिग फोर में थोड़ा स्कोप कम हो सकता है, बट ये एकदम गलत है कि सीएस का स्कोप कम हो जाएगा। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी आपका कोर एरिया है, कॉर्पोरेट लॉस एंड सिक्योरिटीज लॉस, सेबी लॉस है, वो आपका कोर एरिया है, अलॉन्ग विद आरबीआई और फेमा और इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस और आईपीएफ, ये सारे एरिया से जो आपके वो कोर है। टैक्स आपके लिए एक ऑप्शन था, मतलब वहाँ पे आप एडिशनल अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते थे, जो अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो एक डिसएडवांटेज मैं आपको बता सकता हूँ कि बिग फोर में जो कंपनी सेक्रेटरीज का स्कोप है वो थोड़ा कम हो सकता है, वो भी 1-2 पर्टिकुलर टीम में ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिग फोर में अगर 100 कंपनी सेक्रेटरी है तो सभी के सब टैक्स में काम करते हैं। बिग फोर में 1 या 2 टीम है, इंक्लूडिंग जो मेरा टीम था लीगल एंड कंप्लायंस, वो उसमें हम काम करते थे टैक्स का भी, हमको टैक्स में भी कंसल्ट करना पड़ता था क्लाइंट को। तो मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था जितने टाइम में ईवाई में था कि टैक्स पे भी काम करना पड़ता है। बट द मोमेंट आई लेफ्ट ईवाई, उसके बाद मैं अभी न्यू कंपनी में हूँ इन्फोसिस, ना मैंने कभी टैक्स का काम किया है। उसके पहले जो मेरा ट्रेनिंग था लिस्टेड कंपनी में एल&टी इन्फोटेक, उसमें भी मैंने कभी टैक्स का काम नहीं किया है। और जो मेरे कनेक्शंस है, जो लोग लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं टैक्स का जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, वो नहीं करते जनरली ये काम। तो टू सम अप, मेरे हिसाब से ये जो मूव है कि प्रोफेशनल में से आपने टैक्स निकाला है और कंप्लीटली नहीं निकाला है, ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भी है तो आप ले सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको टैक्स पढ़ना है तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हो उसको। तो मेरे हिसाब से ये मूव बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि इन्होंने जो फोकस है वो कॉर्पोरेट लॉस और सिक्योरिटी लॉस पे ज़्यादा बढ़ाया है। जो एरियाज में कंपनी सेक्रेटरी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर इन्होंने अपना फोकस डाइवर्ट किया है, क्योंकि टैक्स में हार्डली कोई कंपनी सेक्रेटरी जाता था और प्रैक्टिस करता था। इसका एक ही डिसएडवांटेज मुझे दिख रहा है, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट इसका एक ही डिसएडवांटेज मुझे लग रहा है, वो ये है कि बिग फोर में जो सीएस का स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिग फोर में आप कंपनी सेक्रेटरी जा ही नहीं सकते, वहां पे भी जाएंगे सीएस, बट 1-2 जो टीम है बिग फोर में जहां पे कंपनी सेक्रेटरी ऐसे टैक्स कंसल्टेंट भी काम करते हैं, वहां पे थोड़ा सा हायरिंग कम हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी का। बट अपार्ट फ्रॉम इट आई कैन अश्योर यू कि अगर टैक्स निकलता भी है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर टैक्स प्रोफेशनल में से निकलता भी है तो आपको इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल अगर आपको टैक्स के फील्ड में प्रैक्टिस करना है। जो नेक्स्ट चेंज हुआ है वो ये है कि अभी जो 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो चेंज हो चुके हैं। मतलब पहले भी एक इलेक्टिव था और एक MDCS था, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, वो अब निकल चुका है इसमें से, सिलेबस में से। उसके जगह पे अब आपको दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब आपके पास 8 ऑप्शन है अलग अलग 4-4 के ग्रुप्स में, उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये नेक्स्ट चेंज है। और स्पेशली ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा है क्योंकि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो इन्होंने बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट किया है। मतलब जो ऑप्शन आपको दिया है वो सच में बहुत हेल्पफुल है लॉन्ग टर्म में ऐसा कंपनी सेक्रेटरी। जो इसमें एक सब्जेक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो है CSR का। तो अब इन्होंने CSR को ऐसा पूरा इलेक्टिव सब्जेक्ट ही डाला है 100 मार्क्स का, ऑल्दो उसमें भी 2 अलग अलग पार्ट है। बट अगर आप कोई भी कंपनी में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका CSR स्पेंड इतना ज़्यादा है, उनका रेवेन्यूज बिलियंस मिलियंस में है, तो उनका CSR स्पेंड इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अलग टीम बना के रखा है वहाँ पे। और वहाँ पे सारे कंपनी सेक्रेटरी नहीं होते CSR टीम में। तो मेरा जो विजन है वो मेरे को ये लग रहा है कि ये करना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का अपॉर्चुनिटी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो CSR टीम है वहाँ पे सिर्फ CS नहीं है, अलग अलग लोग हैं। बट आगे जाके अगर कंपनी सेक्रेटरी CSR में एक्सपर्टाइज ले सकता है तो वो टीम भी जो है CSR का जो टीम है वहाँ पे सारे कंपनी सेक्रेटरीज आ सकते हैं।
तो ये थे सारे चेंजेस जो इन्होंने प्रपोज किए न्यू सिलेबस में। बट अब मैं आपको मेरा ओपिनियन बताता हूँ कि मेरे हिसाब से ये सिलेबस और कैसे इंप्रूव हो सकता है। तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन है वो ये है कि जो एडवांस कंपनी लॉ पेपर है वो वापस आना चाहिए। मतलब अभी अगर आप प्रोफेशनल का सिलेबस देखोगे तो कंपनी लॉ सब्जेक्ट उसमें नहीं है, ऑल्दो आई नो कि इन्होंने हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा कंपनी लॉ डाला है, बट अकॉर्डिंग टू मी एज ए कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट लॉस आपका कोर एरिया है। तो आपका प्रोफेशनल में एडवांस कंपनी लॉ सब्जेक्ट एक होता था जो मेरे सिलेबस में था, उसमें भी नहीं है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी नहीं है, बट उसके पहले एडवांस कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट होता था। वो सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपनीज एक्ट पे एक कंपनी सेक्रेटरी का ग्रिप हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जो भी प्रोविजंस है वो कंपनी सेक्रेटरी को पता होने चाहिए। तो इसके वजह से मेरा एक सजेशन है कि जो एडवांस कंपनी लॉ का पेपर है वो प्रोफेशनल में वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल में वापस आएगा तो क्या होगा कि बच्चा उसको एग्जीक्यूटिव में पहले पढ़ेगा, एग्जीक्यूटिव में उसको एकदम डिटेल में पढ़ेगा, एंड सेकेंड जब वो पेपर आएगा प्रोफेशनल में तब उसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा प्रोविजन, क्योंकि वापस उसमें से आएंगे केस स्टडीज। तो अगर वो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में पढ़ेगा तब जाके जब वो ट्रेनिंग करेगा फिर ऐसे फ्रेशर जॉब करेगा तब उसके माइंड में क्लियर होंगे प्रोविजंस एज ए कंपनी सेक्रेटरी। और चेंजेस तो दूर की बात है, बट आपको अपडेटेड रहने के लिए वो सब्जेक्ट का प्रोफेशनल में होना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से जो न्यू सिलेबस है उसमें 7 सब्जेक्ट है अभी, तो उसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो सकता है, उसमें आप 8 सब्जेक्ट कर सकते हो एडवांस कंपनी लॉ डाल के, या फिर कोई सब्जेक्ट को रिप्लेस करके एक इलेक्टिव सब्जेक्ट को आप रिप्लेस करके एडवांस कंपनी लॉ डाल सकते हो। अगर आपको 7 सब्जेक्ट्स रखना है तो आप एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको कंपलसरी सब्जेक्ट कर दो और उसको एडवांस कंपनी लॉ सब्जेक्ट बना दो। जो सेकंड मेरा सजेशन है वो भी मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है, मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ एजेंडा, नोटिस एंड मिनट्स एंड रेजोल्यूशन, सबसे मेन इस पे थोड़ा ज़्यादा इनको एडिशन करना चाहिए था, ये मुझे लगता है। ऑल्दो आई नो कि एक सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, बट अगर आपने मॉड्यूल देखा होगा ड्राफ्टिंग का तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 60 to 70% अलग ड्राफ्ट है, एग्रीमेंट है, फिर डीड है, फिर प्रोमिसरी नोट है, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, सेल एग्रीमेंट और अलग अलग एग्रीमेंट है। बट जो रेजोल्यूशन वाला पार्ट है वो एक ही चैप्टर में, मैक्सिमम 1 या 2 चैप्टर में, उससे ज़्यादा नहीं है, और वो भी काफ़ी लिमिटेड रेजोल्यूशन है। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसको बेसिक रेजोल्यूशन कैसे बनाना होता है वो भी अच्छे से नहीं पता होता है। जो बड़ा रेजोल्यूशन होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो ये एक बेसिक चीज़ है, मतलब जो हर लिस्टेड कंपनी में होगा, बट अगर आप कोई भी स्टूडेंट को दोगे आफ्टर हिज प्रोफेशनल तो वो उसको अच्छे से नहीं बना पाएगा वो रेजोल्यूशन को। तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट या तो आप ऐड कर सकते हो, या फिर कोई सब्जेक्ट को निकाल के ये सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, या फिर बेस्ट सॉल्यूशन आप एक एडवांस कंपनी लॉ सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो और उसमें 30 to 40 मार्क्स का आप सेक्रेटेरियल ड्राफ्टिंग डाल सकते हो। सेक्रेटेरियल ड्राफ्टिंग मतलब प्योर जो आपका होगा नोटिस, एजेंडा, मिनट्स और रेजोल्यूशन के रिलेटेड, क्योंकि ये कोर एक्टिविटी है कंपनी सेक्रेटरी का। और एक मेरा सजेशन है कि जो सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ थियरी। प्रैक्टिकल इन द सेंस जो आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो उसमें भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने चाहिए। मतलब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि सपोज एक बोर्ड मीटिंग चल रहा है और अचानक से कंपनी सेक्रेटरी का इंटरनेट कनेक्शन चले जाता है, क्योंकि आपको पता है अभी सारी बोर्ड मीटिंग्स, कमिटी मीटिंग्स, इनफैक्ट एनुअल जनरल मीटिंग भी वर्चुअली हो रही है। तो जस्ट इमेजिन कि एक बोर्ड मीटिंग चल रहा है, अचानक से कंपनी सेक्रेटरी जो है उसका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि लाइट चला गया घर पे, विच इज़ वेरी नेचुरल, एंड फॉर सम रीज़न वो उसको ज्वाइन बैक नहीं कर पाता है, मतलब वो मीटिंग को इमीडिएटली नहीं ज्वाइन कर पाता है, 15-20 मिनट्स के बाद वो मीटिंग को ज्वाइन करता है। तो ये केस में क्या क्या कंप्लायंसेस होंगे, मतलब इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा, ये सिचुएशन में आप क्या करोगे ऐसा कंपनी सेक्रेटरी। तो ऐसा एक क्वेश्चन है। वैसे मैंने मोर देन 10 लिस्टेड कंपनीज में इंटरव्यू दिया और लिस्टेड कंपनीज के इंटरव्यू बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं कंपनी सेक्ट और सेबी रेगुलेशंस के रिगार्डिंग। अभी और एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है, वो मेरे को एक इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया था कि सपोज आपको आपका बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना है व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल बोल रहा हूँ, ऑडियो कॉल नहीं, तो आप कर सकते हो कि नहीं। तो आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, और येस और नो में आंसर मत देना, इसका रीजन देना। मतलब कौन बनेगा करोड़पति नहीं है कि ABCD ऑप्शन है, इसका रीजन आपको बताना है कि कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो कौन से प्रोविजन के हिसाब से आप नहीं कर सकते हो। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपको इंटरव्यू में, तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा अनलेस एंड अनटिल आपने प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऐसे सॉल्व नहीं किया है। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एकेडमिक को साइड में रख के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
तो यह है मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आईसीएसआई के न्यू सिलेबस के बारे में, और जो 4 सजेशन मैंने ये वीडियो में डिस्कस किए वो मैं आईसीएसआई को सेंड करूंगा। और अगर आपका भी कोई सजेशन है तो आप भी सेंड करो आईसीएसआई को। 10 अगस्त लास्ट डेट है, उसके पहले याद से सेंड कर देना और अच्छे से एक्सप्लेन करके सेंड करना। सिर्फ ये मत बोलना ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, उसका रीज़न भी बताना, तब उनको समझेगा कि आप कौन से मोटिव से बोल रहे हो और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आपने अभी तक सजेशन सेंड नहीं किया है तो आप भी ये वीडियो के बाद सजेशंस दे दो आईसीएसआई को कि आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं ये सिलेबस में। तो फ्रेंड्स आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद जो भी कंफ्यूजन था आपको न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है या क्वेश्चन है न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।